अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो पार्ट 1 देखें, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप स्मॉल एन को 1 से शुरू करते जाएं और यहाँ इस इक्वेशन में 2n की जगह पुट करते जाएं। तो अगर हम n की जगह 1 पुट करें, 2 इंटू 1, 2 पुट करें, 2 इंटू 2, 3 पुट करें, 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। पार्ट 2 देखें। एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू m प्लस 1 वेयर m बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहाँ पर भी m की जगह आप 1 पुट करते जाएं। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 3 प्लस 3। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो यह आ जाएगा 3, 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, और ये नंबर्स चलते जाएंगे एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब पार्ट 3 है एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स 11n वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड n इज़ लेस देन 11। तो n को आपने अब 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ पर w की बात हो रही है। तो जब यहाँ n की जगह 0 पुट करेंगे तो 11 इंटू 0 0 आ जाएगा। n की जगह 1 पुट करें तो 11 इंटू 1 11, 2 पुट करें 11 टू ज़ा 22, यानी कि आप 11 का टेबल पढ़ते जाएं। तो 11 1 ज़ा 11, 22, 33, 44, 55, 66, और ये आपने 110 तक जाना है, ठीक है। क्योंकि आप 11 पुट नहीं कर सकते, हम आखिरी जो नंबर होगा वो हमारा 10 होगा। पार्ट 4 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड एक्स लाइज बिटवीन 4 एंड 6। बच्चों 4 और 6 के दरमियान तो कोई इवन नंबर नहीं होता, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। पार्ट 5 देखें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड एक्स लाइज बिटवीन 5 एंड 7, और इसमें 5 शामिल है। तो 5 और 7 के दरमियान तो कोई ऑड नंबर नहीं होता, लेकिन 5 खुद एक ऑड नंबर है और 5 इसमें शामिल भी है। देखें यहाँ पर ये सिंबल है लेस देन इक्वल टू का, तो हमारे सेट में 5 आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 देखें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। अब हमारा जो x है वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन से x फाइंड करें तो स्क्वायर रूट लेने से ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 तो इर्रेशनल नंबर होता है और x जो है वो रैशनल नंबर से है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ये रैशनल नंबर नहीं आ सकता, बिकॉज x जो है वो इर्रेशनल नंबर आ रहा है। पार्ट 7 देखें। x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड x इक्वल्स टू माइनस एक्स। यानी आपने x की वो वैल्यू देखनी है कि अगर हम इस इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं x को 1 सोचूं तो यहाँ पर x की जगह 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू यहाँ पर माइनस एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब हम जानते हैं कि 1 -1 के बराबर नहीं होता, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं? तो वो एक ही नंबर है जो ज़ीरो है। तो अगर मैं यहाँ ज़ीरो पुट करूँ और यहाँ पर भी -0, तो -0 वैसे भी ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो के साथ वैसे भी नेगेटिव साइन नहीं आता, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लिहाजा ज़ीरो ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ज़ीरो को हम रैशनल नंबर भी मानते हैं। लिहाजा सिंगलटन सेट जिसमें ज़ीरो आएगा, ये हमारा आंसर है। पार्ट 8। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स जो है वो इर्रेशनल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा। क्यू प्राइम मतलब इर्रेशनल नंबर। अगर अब देखें आर में कौन से सेट्स होते हैं? दो मेन सेट्स होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर यूनियन, फिर होता है इर्रेशनल नंबर। अब वो कह रहा है कि जो x है वो इर्रेशनल नंबर में से नहीं है, तो फिर वो कहाँ से होगा? रैशनल नंबर में से होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखें। u गिवन है, a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहले हमें फाइंड करना है a का कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट बच्चों u माइनस a होता है। u सेट लिखें माइनस a सेट लिखें। अब u है 1 से लेकर 10 तक और a है 2 4 6 8 10। तो अगर हम 2 4 6 8 10 माइनस करते जाएं तो हमें ऑड नंबर मिल जाएंगे 1 3 5 7 9। पार्ट 2 है बी कॉम्प्लीमेंट। u माइनस बी होता है, u लिखें माइनस बी सेट लिखें। अब b में 1 2 3 4 5 है, तो 1 से लेकर 10 तक में से जब ये पहले 5 माइनस हो जाएंगे तो आखिरी 5 रह जाएंगे, 6 7 8 9 10। पार्ट 3 देखें। a यूनियन b। a सेट लिखें, यूनियन b सेट लिखें। तो a में 2 4 6 8 10 है, b में 1 2 3 4 5 है, दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 9 और
10, बिकॉज यहाँ पर आप देखें ए सेट में 7 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। पार्ट 4, ए माइनस बी, ए सेट लिखा माइनस बी सेट लिखा, तो आप देखें 2 4 6 8 10 में से अगर हम माइनस कर दें 1 2 3 4 5, तो ये देखें 2 भी कैंसिल हो गया और 4 भी कैंसिल हो गया ना, दोनों में था। बाकी ए में रह गया 6 8 और 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 5 देखें, ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट लिखा इंटरसेक्शन सी सेट लिखा। अब ए और सी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको जो ए में भी हो और उसी टाइम बी में भी हो, तो ऐसा नंबर कोई नहीं है, लिहाजा एम्प्टी सेट आएगा। पार्ट 6, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, एक यू की वैल्यू पुट की माइनस ए की वैल्यू पुट की, तो 1 से लेकर 10 में से आप 2 4 6 8 10 माइनस कर दें तो 1 3 5 7 9 सेट आ जाएगा। सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी होता है, यू सेट लिखा माइनस फिर सी सेट लिखा, तो 1 3 5 7 9 कैंसिल कर दें तो बाकी मिल जाएगा 2 4 6 8 10। अब दोनों का यूनियन ले लें, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, ये इक्वेशन 1 आप जिसको कह दें, और ये इक्वेशन 2 ये आप यहाँ पुट कर दें, तो दोनों का यूनियन ले लें तो 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो u है हमारा वो इसी के बराबर होता है, तो इसको हम u भी लिख सकते हैं। अच्छा, पार्ट 7 देखें, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c। बच्चों a कॉम्प्लीमेंट अभी अभी हमने फाइंड किया था सबसे ऊपर वाली पार्ट में, 1 3 5 7 9, ये बल्कि यहाँ भी इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने a कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। तो आपने इसी तरह से प्रॉपर ये 2 लाइनें लिखनी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यूज़ बता रहा हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने 1 3 5 7 9 फाइंड किया था, अब ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें सी के साथ, तो 1 3 5 7 9 दोनों में है, तो यही सेट हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, पार्ट 8, यू कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से यू माइनस कर दें, तो जब आप सेम वैल्यू को माइनस करेंगे तो यू माइनस यू वैसे भी ज़ीरो आ जाएगा। तो आप देखें अगर हम यू सेट लिखें माइनस यू सेट लिखें तो फिर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। बच्चों हमारे पास एक बॉक्स होगा रेक्टेंगल शेप में जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, और इसके अंदर एक और छोटा सा सेट होगा जो इसका सब सेट होगा जिसको आप ए का नाम देंगे। अब हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए, u में से आप a को निकाल दें, बाकी जो बच जाएगा उसे आप शेड कर दें। तो अगर आप a को निकाल दें इसका मतलब आपने a को शेड नहीं करना, बाकी आपने बॉक्स का पूरा एरिया शेड कर देना है। ठीक है, इस तरह से, तो ये आप a को छोड़ देंगे, बाकी सारा एरिया आप शेड कर देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब a इंटरसेक्शन u, तो बच्चों a u के अंदर पाया जा रहा है, लिहाजा इंटरसेक्शन के दौरान जो छोटा सेट है वही आंसर आता है, इसका मतलब है ए हमारा आंसर आएगा, तो ए को शेड कर दें, वेरी सिंपल। अच्छा, पार्ट 3, ए यूनियन यू। अब ए यू का सब सेट था, लिहाजा यूनियन लेते हुए बड़ा सेट आंसर आता है, यू सेट आंसर आता है। इसका मतलब है अब यू के अंदर तो ए भी शामिल है ना, तो आप ये सारे एरिया को शेड कर दें, चाहे उसमें ए आ भी रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, आप इस पूरे एरिया को शेड कर देंगे। ठीक है, मैंने इस तरह से शेड कर दिया, आपने ज़रा प्रॉपर लाइनें लगानी है, थोड़ी लाइनें क्लोज होनी चाहिए ताकि डायग्राम थोड़ी अच्छी लगे। पार्ट 4 देखें, ए यूनियन एम्प्टी सेट। अब खाली सेट को आप यूनियन ले रहे हैं ए के साथ, तो ए ही आंसर आएगा, तो ए को शेड कर दें। अच्छा, पार्ट 5 है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो खाली सेट का तो कोई इंटरसेक्शन उसके अपने के साथ होता नहीं है, लिहाजा इसकी जो वेन डायग्राम है ये पॉसिबल ही नहीं है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी। अब ये हमारे पास एक u सेट है, यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो सेट्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, यानी a और b का कोई हिस्सा कॉमन भी है। अब a में से b माइनस कर दें तो जितना एरिया रह जाएगा a का वो आपने शेड कर देना है। तो ये देखें, अगर आपने b माइनस कर दिया तो चूंकि b का कुछ हिस्सा a में भी आ रहा था उसको भी आपने शेड नहीं करना, बच्चों ये बात याद रखनी है आपने। तो ये हमने a माइनस बी निकाल लिया। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, बुक में जो ये क्वेश्चन गिवन है वो अगर आपको a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के साथ नज़र आए तो वो गलत होगा।
अगर आप इसको यूनियन के साथ करेंगे तो ये इसका सही आंसर नहीं आएगा, तो इसको आप इंटरसेक्शन ही लिखें, तो ये इसका करेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अब बहरहाल ये हम इस राइट हैंड साइड पे आ गए, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम ज़रा स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट है यू माइनस बी, यू में से आप बी माइनस कर दें, बाकी जो एरिया रह जाएगा वो हमारा क्या होगा, यूनियन होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा बी का। तो आपने बी को शेड नहीं करना, चाहे बी का हिस्सा ए में भी आ रहा हो। आप देखो ना, जब आप बी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो आप ये समझ लो कि ए है ही नहीं इसमें, ठीक है, आप समझो ए नहीं है, तो बी वाला जो गोल सर्कल है इसको आपने शेड नहीं करना, ठीक है, और बाकी एरिया चाहे उसमें ए आ भी रहा है वो आप शेड कर दोगे। ये है हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो आप देखो ये जो हमने एरिया शेड किया बी कॉम्प्लीमेंट का, इसी का इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ ले लें तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ए वाला एरिया है यही इसका कॉमन एरिया है, यानी ये वाला एरिया पहले वाले एरिया में भी शेड हो रहा है, ठीक है। इसके बाहर वाला एरिया तो ए के साथ कॉमन नहीं है ना, तो सिर्फ हम ए वाला एरिया शेड करेंगे, लेकिन बी वाला एरिया भी हम शेड नहीं करेंगे और ओवरलैपिंग वाला एरिया शेड नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये ए वाला हिस्सा और जो पहले वाला एरिया हमने शेड किया था वो इसके साथ कॉमन है, लिहाजा यही हमारा आंसर है। तो अगर मैं इसको 2 कह दूं और इसको 1 कह दूं तो आप देख सकते हैं कि दोनों का सेम रीजन हमने शेड किया था, तो इसका मतलब है फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले है ए माइनस बी, तो उसी तरह से एक सेट यूनिवर्सल सेट है, इसके बाद ए और बी दोनों सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो ए माइनस बी अभी हमने फाइंड किया था, तो लिहाजा यहाँ पर जो ए का रीजन है जो बी में नहीं आ रहा वो आप शेड कर देंगे। अब इसी ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है जो आपने ए माइनस बी में शेड किया था वो अब कॉम्प्लीमेंट में शेड नहीं होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यही होता है ना कि आपने यू में से वो वाला एरिया माइनस कर दिया, तो हम बाकी सारा एरिया शेड कर देंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी शेड होगा, ओवरलैपिंग वाला हिस्सा, सिर्फ आपने वो शेड नहीं करना जो आपने पहले किया था। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। लाइनें आपने गौर करना है कि बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब इसी एरिया का जो हमने शेड किया इसका इंटरसेक्शन ले लें बी के साथ, यानी कि इस एरिया में और बी में क्या कॉमन है, तो भाई इसमें वही कॉमन है जो बी वाला एरिया है वही कॉमन है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये बी वाला एरिया, ठीक है। और ये मुकम्मल एरिया, यानी यहाँ पर भी जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो थोड़े आपने प्यारे प्यारे अंदाज में इसको शेड करना है, ऐसे शेड नहीं करना जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि ये पूरा का पूरा बी के बराबर है, तो हमने कह दिया कि ये इज़ इक्वल टू बी, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमें अलहदा से राइट हैंड साइड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है कि बी वाला एरिया ही शेड होगा, तो लिहाजा ये हमने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की और राइट हैंड साइड हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। और ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन हैं। सबसे पहले है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, देन एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, देन नंबर 3 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यूनियन छुप रहा है, ये देखें मैंने यूनियन लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसका जो ए पार्ट है, देखें यहाँ पर बच्चों एक बात जहन में रखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये मुकम्मल तौर पर तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये इस तरह आ सकता है कि कोई एक प्रॉपर्टी आपसे वेरीफाई करा लेगा किसी एक सवाल के लिए। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। ए पार्ट के लिए भी चारों प्रॉपर्टीज़ हमने वेरीफाई करनी है, बी पार्ट के लिए भी चारों वेरीफाई करनी है, सी पार्ट के लिए भी चारों की चारों वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो ज़रा आपने इसको तवज्जो से सुनना है। पार्ट ए में 3 सेट्स गिवन है ए बी सी, तो इसके लिए हमें चारों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है जो भी मैं ऊपर आपको डिस्क्राइब कर चुका। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, तो ये है ए यूनियन और फिर बी यूनियन सी के साथ ब्रैकेट आ जाएगी इज़ इक्वल टू, अब ए यूनियन बी के साथ ब्रैकेट आ जाएगी फिर यूनियन सी आ जाएगा। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये नाम तो आपको गिवन होगा लेकिन प्रॉपर्टी असल में आपको ज़ुबानी याद रखनी पड़ेगी। अब वो सवाल में कहेगा कि एसोसिएटिव ऑफ यूनियन वेरीफाई करें, लेकिन वो आपको ये वाली इक्वेशन तो नहीं बताएगा,
तो ये वाली इक्वेशन आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ये जो ब्रैकेट हैं ये बता रही हैं कि पहले इन्हीं को सॉल्व किया जाए, तो पहले हम बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। तो बी सेट लिखा, यूनियन सी सेट लिखा, दोनों का यूनियन है तो हम दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लिख देंगे, और रिपीटिंग नंबर जो है एक दफ़ा आएगा। तो 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से 9 10, तो ये दोनों सारे के सारे हमने लिख दिए। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये ए है और यूनियन के बाद ये हमारा बी यूनियन सी है, तो दोनों को जब आप यूनियन लेंगे तो 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ये ए सेट है यूनियन ये बी सेट है, तो दोनों को यूनियन ले लें तो 1 से लेकर 8 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसके साथ यूनियन सी भी ऐड कर दें, तो ये ए यूनियन बी है और ये सी है, तो जब आप दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 ये सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी की प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहले जहाँ पे हमने यूनियन लिखा था वहाँ पे आप इंटरसेक्शन लिख दें और कोई फ़र्क नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट लिखा, इंटरसेक्शन सी सेट लिखा। अब दोनों में क्या कॉमन है, 5 6 और 7, ये देखें दोनों सेट में है, तो हम सिर्फ यही एलिमेंट्स लिखेंगे। इसके बाद इसका इंटरसेक्शन ले लें ए के साथ, तो ये आ गया ए 1 2 3 4 और बी इंटरसेक्शन सी अभी हमने फाइंड किया 5 6 7, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा एम्प्टी सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सेट लिखा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी लिखा 3 4 5 6 7 8, दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो 3 4 दोनों में है, तो 3 4 आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लें, तो सी और ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा ये एम्प्टी हो गया, इसे कह दें 2, इसे कह दें 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 3 देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो पहले यूनियन लिखा हुआ है फिर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, तो आप क्या इसको किस तरह याद करोगे, ए बी सी तो आप लिखेंगे ही, लेकिन पहले यूनियन आएगा फिर इंटरसेक्शन आएगा और एंड वाली दो सेट्स के साथ ब्रैकेट आ जाएगी, इज इक्वल टू। अब देखो ए यूनियन बी यहाँ पे आ गया, ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगेन ए यूनियन सी वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट लिखा फिर सी सेट लिखा, दोनों का इंटरसेक्शन तो 5 6 7 दोनों में था वो लिख दिया। अब यूनियन ले लें ए के साथ, तो ए है 1 2 3 4 और बी इंटरसेक्शन सी 5 6 7 है, जोड़ दें दोनों को तो 1 2 3 से लेकर 7 तक के नंबर आ जाएंगे। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो पहले ए यूनियन बी, ए सेट लिखा बी सेट लिखा, दोनों का यूनियन ले लें तो 1 से लेकर 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद ए यूनियन सी, ए सेट लिखा सी सेट लिखा, दोनों का यूनियन तो 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बट इसमें 8 शामिल नहीं होगा क्योंकि 8 तो दोनों में नहीं था ना ए में है और ना सी में है। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो 1 से लेकर 8 तक और 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 से लेकर 7 तक के सारे एलिमेंट्स दोनों में हैं, ठीक है। अब इस सेट में तो 9 10 नहीं है, लिहाजा वो इंटरसेक्शन में शामिल नहीं होगा। 8 भी इस सेट में नहीं था, लिहाजा 8 भी शामिल नहीं होगा। तो अगर मैं इसको 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों आखिरी प्रॉपर्टी है पार्ट 4, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो पहले आपने जहाँ पे यूनियन लिखा था वहाँ पे आप इंटरसेक्शन लिख दें, तो सेम इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड आप देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सबसे पहले बी यूनियन सी, बी सेट लिखा सी सेट लिखा, दोनों का यूनियन ले लें तो 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। इंटरसेक्शन ले लें ए के साथ, तो 3 4 दोनों में है तो 3 4 आ जाएगा, इसे नाम दे दें 1 का। राइट हैंड साइड पर सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और ये बी है, दोनों में कॉमन 3 4 है। ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी आ जाएगा। अब दोनों का यूनियन ले लें तो 3 4 ही आंसर आएगा, इसे कह दें 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब ए पार्ट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं चारों प्रॉपर्टीज़ के साथ। अब इसके बाद है बी पार्ट, तो अगेन हमने इसको भी चारों प्रॉपर्टीज़ के साथ वेरीफाई करना है। तो इसमें ए है एम्प्टी सेट, बी है सिंगल्टन सेट जिसमें 0 है और सी बराबर है 0 1 2। तो पहले है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स ए यूनियन बी यूनियन सी। सिर्फ आप देखें लेफ्ट और राइट साइड पर थोड़ा सा ब्रैकेट्स का फ़र्क है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड देखें,
ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले बी यूनियन सी, बी है 0 और सी है 0 1 2, यूनियन ले लें तो 0 1 2 आ जाएगा। इसके बाद है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए एम्प्टी है और बी यूनियन सी 0 1 2 है, यूनियन ले लें तो बड़ा सेट आंसर आएगा 0 1 2 आ जाएगा, इसे नाम दे दें 1 का। राइट साइड पर है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले ए यूनियन बी, एम्प्टी यूनियन 0, तो सेट 0 आ जाएगा और इसी का यूनियन ले लें 0 1 2 के साथ, तो 0 1 2 ही आंसर आएगा यूनियन में, इसे कह दें 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, प्रॉपर्टी नंबर 2 इंटरसेक्शन के साथ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, अब 0 है और 0 1 2 है, तो इंटरसेक्शन देखें 0 दोनों में है तो 0 आ जाएगा। और अब एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लें, देखें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली सेट आ जाएगा, इसे नाम देते हैं 1 का। अब राइट हैंड साइड पर सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो एम्प्टी सेट में और 0 के सेट में एम्प्टी सेट ही इंटरसेक्शन में आएगा, और फिर 0 1 2 के साथ भी जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तब भी एम्प्टी सेट ही आएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, तो 0 और 0 1 2 में 0 ही इंटरसेक्शन आएगा, फिर आप यूनियन ले लें एम्प्टी सेट का 0 के साथ, तो 0 आंसर आ जाएगा, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो राइट हैंड साइड पर सबसे पहले ए यूनियन बी, तो एम्प्टी सेट का 0 के साथ यूनियन ले लें 0 आ जाएगा, एम्प्टी सेट का 0 1 2 के साथ यूनियन ले लें तो 0 1 2 आ जाएगा, ए यूनियन सी के बराबर है। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो 0 और 0 1 2 का इंटरसेक्शन 0 आएगा, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सबसे पहले बी यूनियन सी, 0 यूनियन 0 1 2, तो 0 1 2 ही आ जाएगा, इंटरसेक्शन ले लें एम्प्टी सेट के साथ, तो एम्प्टी सेट ही आएगा आंसर में, तो इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले है ए इंटरसेक्शन बी, तो 0 का इंटरसेक्शन फाई के साथ या एम्प्टी सेट के साथ, तो एम्प्टी सेट आएगा, और ए इंटरसेक्शन सी, तो ए एम्प्टी सेट है, सी है 0 1 2, दोनों का इंटरसेक्शन अगेन एम्प्टी आएगा, दोनों का यूनियन ले लें तो अगेन एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसे कहते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बच्चों, पार्ट सी की तरफ आते हैं। अगेन यहाँ पर हमें चारों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है। ए है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, बी है जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, और सी है रैशनल नंबर का सेट। तो बच्चों याद रखें, सबसे जो बड़ा सेट होगा इन तीनों में से वो होगा रैशनल नंबर का सेट, इससे छोटा सेट होगा सेट ऑफ इंटीजर्स, और इससे छोटा सेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यूनियन में जब बड़ा सेट आएगा, दो सेट्स के दरमियान अगर यूनियन होगा तो फिर हम बड़ा सेट आंसर लिखेंगे, और अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे होंगे तो आंसर में हम छोटा सेट प्रेफर करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी, जेड यूनियन क्यू, बड़ा सेट क्यू है तो क्यू आंसर आ जाएगा। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी ले लें, एन यूनियन क्यू, बड़ा सेट अगेन क्यू है तो क्यू आंसर आ जाएगा, इसे कहते हैं 1। राइट साइड पर ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ए यूनियन बी नेचुरल नंबर का सेट यूनियन इंटीजर नंबर का सेट, तो बड़ा सेट जेड है तो जेड आंसर आएगा। फिर सी के साथ यूनियन ले लें तो जेड यूनियन क्यू, क्यू आ जाएगा, तो इसे आप कह दें 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, जेड और क्यू, छोटा सेट तो जेड है तो लिहाजा जेड आ जाएगा इंटरसेक्शन में, और अब आप इंटरसेक्शन ले लें ए के साथ इसका, तो एन इंटरसेक्शन जेड, तो एन छोटा सेट है तो एन आंसर आ जाएगा, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी एन इंटरसेक्शन जी, तो एन छोटा सेट है यही आंसर आएगा। फिर सी के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो एन इंटरसेक्शन क्यू, तो आंसर एन ही आएगा, इसे कहते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, तो जेड और क्यू का इंटरसेक्शन जेड होता है, और इसके बाद यूनियन ले लें ए के साथ, तो एन और जेड का यूनियन बड़ा सेट आएगा जेड आएगा। राइट हैंड साइड पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी क्या है,
N यूनियन Z है तो Z आंसर आएगा, A यूनियन C में बड़ा सेट Q है तो Q आंसर आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो Z और Q का इंटरसेक्शन छोटा सेट आएगा तो Z आएगा। अब आप देखो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, लास्ट है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो सबसे पहले है B यूनियन C, B है Z और C है Q, तो यूनियन में बड़ा सेट आता है। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो N इंटरसेक्शन Q, तो छोटा सेट आंसर आएगा। राइट साइड इसे नाम दे दें 1 का। अब राइट साइड है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो A इंटरसेक्शन B N इंटरसेक्शन Z, तो N आएगा, और A इंटरसेक्शन C N इंटरसेक्शन Q के बराबर है तो N आएगा। दोनों का यूनियन ले लें तो N यूनियन N, तो N ही आएगा। तो आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग। U गिवन है, A गिवन है और B सेट गिवन है। तो डिमॉर्गन्स लॉ दो तरह के होते हैं। पहला है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, एंड नंबर 2 है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम जो लॉ नंबर 1 है इसे वेरीफाई करेंगे। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम A यूनियन B फाइंड कर लेते हैं। A है 2 4 6 से लेकर 20 तक और B है 1 3 5 से लेकर 19 तक। दोनों का यूनियन ले लें तो 1 2 3 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इनका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो U में से आप इसी को माइनस कर दें। तो 1 2 3 में से 1 2 3 से लेकर 20 तक माइनस 1 2 3 से लेकर 20 तक, दोनों सेम है, कैंसिल करें, आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। इसे आप नाम देने 1 का। राइट हैंड साइड में A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट है U माइनस A, तो U में से आप A माइनस कर दें तो 2 4 6 से लेकर 20 माइनस कर दें तो 1 3 5 से लेकर 19 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है B कॉम्प्लीमेंट, तो U माइनस B, U सेट लिखा माइनस B सेट लिखा। अब 1 3 5 से लेकर 19 तक माइनस कर दें तो 2 4 6 से लेकर 20 तक के नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो A इंटरसेक्शन B A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो देखें आप दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसे नाम दे दें 2 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो पार्ट 2 है इसका, जो डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा रूल है, दूसरा लॉ है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B, लेकिन 2 4 6 से लेकर 20 और 1 3 5 से लेकर 19 कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब U में से इसी को आप माइनस कर दें तो U है 1 2 3 से लेकर 20 तक और A इंटरसेक्शन B अभी हमने एम्प्टी निकाला, तो एम्प्टी तो वैसे माइनस हो जाएगा, तो 1 2 3 से लेकर 20 आंसर आ जाएगा, इसे नाम दे दें 1 का। इसके बाद है हमारे पास राइट हैंड साइड, तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट, ये तो हम खैर अभी भी फाइंड कर चुके थे, तो ये है जी A कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 से 19 तक, B कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 से लेकर 20 तक, दोनों का यूनियन ले लें तो 1 2 3 से लेकर 20 तक के नंबर मिल जाएंगे आपको, इसे नाम दे दें 2 का। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द सेट P। अब P में क्या है, x सच दैट x इक्वल्स 5m वेयर m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड Q जो है वो x सच दैट x इक्वल्स 2m वेयर m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हम चाहते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो P हम किस तरह लिखेंगे, देखें 5 का टेबल आप शुरू कर देना, आप m की जगह अगर 1 पुट करते जाएं तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, एंड इस तरह से एंड ये सॉन चलता रहेगा। इसी तरह से Q में आप 2 का टेबल लिखेंगे, 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, एंड सो ऑन। तो जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देखें 5 और 2 का जो LCM होता है वो 10 होता है, 2 के टेबल में भी 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है, लिहाजा इन दोनों सेट्स में से आपने वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो 10 के मल्टीपल्स हैं। बात समझ आ रही है, 10 20 30। अब देखो 10 जो है वो 5 के सेट में भी शामिल है, 2 के सेट में भी शामिल है, 20 5 और 2 दोनों के सेट में शामिल है, 30 5 और 2 दोनों के सेट में शामिल है। 10 और 20 के दरमियान कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 2 दोनों के टेबल में हो। मसलन 15 की अगर हम बात करें तो 15 5 के सेट में तो है, 2 के सेट में नहीं है ना, लिहाजा हमने दोनों के सेट में जो कॉमन है वही लिखने हैं। तो 10 20 30 एंड सो ऑन, ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया P और Q का। क्वेश्चन नंबर 9,
फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो इसका जो पार्ट 1 है वो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इसको हम किस तरह करेंगे, देखो पहले ए का इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो यूनियन है ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसी ए का इंटरसेक्शन ले लो बी के साथ, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब ये बात आपने याद रखनी है कि दो सेम सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो वही होता है, ए आ जाएगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है और इसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अच्छा, इसके बाद पार्ट 2 है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी तरह से ए यूनियन ए आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा और फिर आ जाएगा ए यूनियन बी। ये आ गया ए यूनियन बी। अब देखें ए का यूनियन ले लें ए के साथ तो अगेन ए आएगा, लिहाजा ए यूनियन ए के बराबर है और इंटरसेक्शन के बाद ए यूनियन बी अपनी जगह पड़ा रहेगा और यही हमारी राइट हैंड साइड भी है जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अगर g ऑफ x 7x माइनस 2 है और s ऑफ x 8x स्क्वायर माइनस 3 है तो ये सारे एक्सप्रेशंस फाइंड करने। तो सबसे पहले है g ऑफ 0। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे g ऑफ x का फार्मूला, g ऑफ x का फंक्शन। तो g ऑफ x है 7x माइनस 2, तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दें। 7 ऑफ x है तो x की जगह अगेन 0 पुट कर दें, तो 7 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 2 होता है। सेकंड पार्ट है g ऑफ माइनस 1। तो इस फंक्शन में x की जगह माइनस 1 पुट करें तो यह आ जाएगा माइनस 1, इस x की जगह भी माइनस 1 आ जाएगा। तो 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 होता है, माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 होगा। पार्ट 3 में g ऑफ माइनस 5/3। तो इस फंक्शन में आप x की जगह माइनस 5/3 पुट करें तो इस x की जगह माइनस 5/3 आ जाएगा, माइनस 2। तो माइनस 7 5 35 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 2। एलसीएम ले लें दोनों का तो 3 आ जाएगा, माइनस 35 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6। तो 35 माइनस 6 माइनस 41 होता है डिवाइडेड बाय 3। पार्ट 4 में s ऑफ 1 फाइंड करना है। तो अब की बार हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। तो यहाँ x की जगह 1 पुट करें तो ये आ जाएगा s ऑफ 1। यहाँ पर भी 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 8 इंटू 1 8, 8 माइनस 3 5 होता है। पार्ट 5 है s ऑफ माइनस 9। तो ये वाला फंक्शन है, इसके अंदर आप x की जगह माइनस 9 पुट करेंगे, यहाँ पर भी माइनस 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 648 आ जाएगा, 3 माइनस कर दे तो 645 आ जाएगा। पार्ट 6 है s ऑफ 7/2। तो इस फंक्शन में x की जगह 7/2 पुट कर दें तो यहाँ पर भी 7/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप इसको कैंसिल करें, देखें 4 2 ज़ा 8 और ये 2 इधर 49 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 3 माइनस कर दें तो 2 इंटू 49 98 होता है, 98 में से 3 माइनस कर दें तो 95 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट f of x इक्वल्स ax प्लस b वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। तो अगर f of माइनस 2 3 है, f of 4 10 है तो a और b क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है ax प्लस b, इसको नाम दे दें a का। एट f of माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ x की जगह माइनस 2 पुट कर दें इस a इक्वेशन में तो ये बन जाएगी f of माइनस 2। इस x की जगह भी आप माइनस 2 पुट कर दें तो f of माइनस 2 3 होता है, तो यहाँ पर ये 3 यहाँ पर पुट करें और a इंटू माइनस 2, दिस इज़ माइनस 2a प्लस b। अब माइनस 2a इधर भेजें प्लस 2a हो जाएगा, प्लस b इधर भेजें माइनस b हो जाएगा, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, इसे नाम दे दें इक्वेशन 1 का। इसके बाद f of 4 इज इक्वल टू 10 यूज़ करेंगे तो आप x की जगह 4 पुट कर दें। तो इक्वेशन a में f of 4 इज इक्वल टू ax था तो x की जगह 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस b। तो f of 4 10 के बराबर है तो यहाँ 10 आ जाएगा, दिस इज़ 4a प्लस b। अब 4a प्लस b पूरा का पूरा आप पहले लिख दें और 10 को आप बाद में लिख दें, इसे आप नाम दे दें 2 का। तो इक्वेशन 1 में माइनस b है, इक्वेशन 2 में प्लस b है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो एडिंग 1 एंड 2, ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। तो आप देखें माइनस b प्लस b ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2a में 4a ऐड करें 6a, 10 में से 3 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, दोनों तरफ 6 पे डिवाइड करें या यूँ कह दें आपके 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू 7/6 आ जाएगा।
अच्छा, अब इसी a की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 2 क्या है, 4a + b = 10। तो a की जगह 4a, तो a की जगह 7/6 आ जाएगा और प्लस b = 10। तो आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 = 14 आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 3 है, प्लस b = 10। तो b प्लस का इधर पड़ा रहेगा, 10 भी पड़ा रहेगा, 14/3 को इधर लेके आए, ये माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें तो 3 आ जाएगा, 3 10 = 30 होता है, 30 - 14 16 होता है, तो 16/3 b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x = 7x - 5। इफ़ k ऑफ x 100 के बराबर है तो बताएं x क्या होगा। बच्चों, k ऑफ x 7x - 5 भी है और k ऑफ x 100 भी है, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप ये कर सकते हैं कि k ऑफ x की जो वैल्यू 100 है वो आप इस k ऑफ x की जगह पुट कर दें, तो ये इसकी वैल्यू 100 आ गई, 7x - 5। अब -5 को इधर लेके आए, +5 हो जाएगा, 100 + 5 105 होता है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 105 / 7, तो x = 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फंक्शन g of x = mx² + n where m and n आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। अगर g of 4 20 है, g of 0 5 है, तो बताएं m और n क्या होगा। तो हमारे पास g of x है mx² + n, इसे आप नाम दे दें a का। तो एट g of 4 = 20, x की जगह 4 पुट कर दें, तो g of 4 = mx² था, तो x की जगह 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, g of 4 20 है तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो 16m + n, 16m + n पहले लिख दें, 20 बाद में लिख दें, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन एट g of 0 = 5, तो इक्वेशन ए में x की जगह 0 पुट कर दें, तो g of 0 = m of 0 का स्क्वायर + n, 0 का स्क्वायर m से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, g of 0 5 है और ये आ जाएगा n। तो इस तरह से हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यही n की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें, तो इक्वेशन 1 है 16m + 5 यानी n, तो n की जगह हमने 5 पुट कर दिया था और = 20, तो 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 20 में से 5 माइनस करें 15, और 16 m से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, अ शॉपिंग मॉल हैव 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट U। इसका मतलब ये कि आप U सेट में, या अगर आप ये कह लें कि n of U जो है वो कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सेट A है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें शामिल हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30। तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने A सेट का नाम रखा और इसमें हमने 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स लिख दिए। अब B सेट में कहता है क्लॉथिंग कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 31 to 55। तो B सेट का नाम हमने रखा और इसमें हमने 31 से एलिमेंट स्टार्ट किए, 55 तक ले गए। सेट C में ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 76 to 100। तो C हमने नाम रखा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए और 76 से लेकर 100 तक के सारे एलिमेंट्स इसमें शामिल हो गए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि राइट करें ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, यानी अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई थी, हमने इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है। तो आप देखें, ये हम इसकी टेबुलर फॉर्म बना चुके हैं, A सेट भी बना चुके, B एंड C, ये तीनों सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिख चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, वो कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल द 3 सेट्स। इन्हीं 3 सेट्स का यूनियन ले लें, तो सिंपल है, A यूनियन B यूनियन C कर लें। ये है हमारे पास A का सेट, ये है B का सेट और ये है C का सेट, दरमियान में यूनियन आते जाएंगे। अब आप देखें, A सेट में 1 से लेकर 30 तक के सारे एलिमेंट्स हैं, B सेट में अगेन 31 से स्टार्ट हुआ 55 तक चला गया, इसका मतलब है 1 से लेकर 55 तक के सारे एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 से लेकर 55 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन C सेट में आप देखो 76 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर अगेन 55 के बाद 76 लिखेंगे, 76 77 78 और ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 15, out of the 180 students who appeared in the annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science test। देखें, जो n ऑफ यूनियन है, यूनिवर्सल सेट, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपेयर हुए, 180, तो n ऑफ u 180 है। इसके अलावा जो मैथ टेस्ट जिन्होंने पास किया, n ऑफ m ये हैं 120,
साइंस टेस्ट जिन्होंने पास किया वो उनकी तादाद 90 थी, तो n ऑफ s इज़ इक्वल टू 90, और 60 ऐसे थे जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का टेस्ट पास किया। तो हमने इंटरसेक्शन के साथ, देखें बोथ आ गया ना, तो हमने 3.2 एक्सरसाइज में आपको याद होगा कि जब बोथ आता था तो हम इंटरसेक्शन लिखते थे, और आता था ओ आर के साथ, अगर ओ आर आता था तो फिर हम वहाँ पे और आता था तो फिर हम यूनियन लिखते थे। अच्छा, अब n ऑफ m इंटरसेक्शन s इज़ इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, 4 सवाल पूछ रहा है। तो जो पहला सवाल ए है, कहता है हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ एंड साइंस टेस्ट। आइदर आ गया तो यहाँ पर हम यूनियन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब हम m यूनियन s फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या होता है फार्मूला, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था ना हमने एक्सरसाइज 3.2 में। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो पहले आप वो लेक्चर सुने 3.2 एक्सरसाइज का, उसके बाद आपको ये फार्मूला समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले n ऑफ m प्लस n ऑफ s, और इंटरसेक्शन को आप माइनस कर दें। n ऑफ m कितना है 120, n ऑफ s कितना है 90, m इंटरसेक्शन s का जो नंबर है, तादाद है, वो 60 है। तो 90 माइनस 60 30 होता है, 120 प्लस 30 कर दें तो 150 आ जाएगा। इसका मतलब 150 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो मैथ का टेस्ट पास किया या साइंस का टेस्ट पास किया। बी क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट। तो अब कितने ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी टेस्ट पास नहीं किया, मैथ का टेस्ट भी पास नहीं किया, साइंस का टेस्ट भी पास नहीं किया। तो बड़ा सिंपल सा है, अभी हमने फाइंड किया वो तादाद हमने फाइंड की जो जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का टेस्ट, कोई एक टेस्ट यानी पास किया है, और यहाँ पर वो कह रहा है कि कोई एक टेस्ट भी पास नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, जिस तरह से आप करते हो ना कि ए सेट जो है वो 1 से लेकर 5 तक है ना, 1 2 से लेकर 5 तक, ऐसा कुछ। फिर आप अगर ए कॉम्प्लीमेंट ले लें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आपने 1 से 5 तक नहीं लिखना, आप लिखोगे u माइनस ए। अब फ़र्ज़ करो कि जो u है वो 1 2 3 से लेकर 10 तक है, ठीक है। तो आप u माइनस ए करोगे तो आप 1 से लेकर 10 तक में से 1 से लेकर 5 तक माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा 6 7 एंड ये सो ऑन, ये 10 तक जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर भी यही काम करेंगे। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होंगे, यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से हम ये यूनियन वाला माइनस कर देंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 180, और मैथ या साइंस दोनों में से कोई एक टेस्ट पास कितने लोगों ने किया, 150 लोगों ने। तो दोनों को माइनस कर दें तो 30 आ जाएगा। ये 30 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी टेस्ट पास नहीं किया। बात समझ आ रही है ना। पार्ट सी देखें, या क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मैनी पास्ड द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। तो आपने जो ऊपर वाला फार्मूला था ना, ए पार्ट का फार्मूला, इस फार्मूले में आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिसके अंदर एस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी सॉल्व करने की। ज़रा गौर करें इस क्वेश्चन में, यहाँ पर एन ऑफ एम है, इसको आपने नहीं लिखना, यहाँ से शुरू करें, ठीक है, दोनों लिख दें आप। तो क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। तो एन ऑफ एस कितना है 90, एम इंटरसेक्शन एस कितना है 60, दोनों को माइनस कर दें तो 30 आ जाएगा। तो 30 ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट तो पास किया लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। डी देखें, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, यानी कि साइंस टेस्ट उन्होंने पास नहीं किया, यही मतलब है ना इसका। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, हम एस का इंटरसेक्शन ले लेंगे, हम एस का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, एन ऑफ एस का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यू में से वही सेट माइनस कर देते हैं ना। तो यू, एन ऑफ यू में से एन ऑफ एस माइनस कर दें। एन ऑफ एस कौन से हैं, जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया। यू में से जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएंगे जिन्होंने साइंस टेस्ट पास नहीं किया। तो टोटल 180 हैं, साइंस टेस्ट पास करने वाले 90 हैं, दोनों को माइनस कर दें तो 90 आ जाएगा। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस टेस्ट पास नहीं किया। जी, क्वेश्चन नंबर 16, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स a survey was conducted to determine which programming languages are liked more। बच्चों, जो सॉफ्टवेयर हाउस है किसी भी शहर में, उसमें तकरीबन 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। अच्छा, अब 300 टोटल डेवलपर्स हैं, इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो ये है यूनिवर्सल सेट, एन ऑफ यू 300 होगा। अच्छा, अब सर्वे कंडक्ट किया गया ये चेक करने के लिए, ये डिटरमिन करने के लिए कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक्ड मोर, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा पसंद की जाती है या ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टेटिस्टिक्स। 150 डेवलपर्स वो हैं जो पाइथन को पसंद करते हैं, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा,
तो पाइथन चूँकि पी से है तो हमने सेट का नाम पी रख दिया, तो एन ऑफ पी 150 है। अच्छा, इसके बाद 130 डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको जावा पसंद है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा जे से है तो एन ऑफ जे इज़ इक्वल टू 130। इसी तरह से 120 डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको PHP पसंद है, ये बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जावा और PHP। अच्छा, तो PHP में हम H को कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि P तो हम पहले यूज़ कर चुके हैं ना पाइथन के लिए, तो एन ऑफ H 120। अच्छा, अब फिर कहते हैं 70 डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद हैं, पाइथन और जावा, तो बोथ के अल्फाज आगे तो इंटरसेक्शन ले लेंगे, P और J का इंटरसेक्शन ले लें तो 70। अच्छा, 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड PHP, पाइथन का P, PHP का H, तो P और H का इंटरसेक्शन ले लें तो 60 आ जाएगा। और 50 ऐसे डेवलपर्स हैं जिनको जावा और PHP दोनों पसंद हैं, तो जावा का J और PHP का H, तो J और H का इंटरसेक्शन ले लें, उनकी जो तादाद है वो 50 है। और आखिर में कह रहा है जो 40 ऐसे डेवलपर्स हैं जिनको तीनों की तीनों लैंग्वेजेस पसंद हैं, ठीक है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो PHP हो, तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लें तो 40 आ जाएगा। टोटल डेवलपर्स कितने थे? 300 थे, तो एन ऑफ यू क्या आ गया? 300 आ गया। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, यानी कि यूनियन पूछ रहा है आपसे। तो क्या होगा यूनियन का फार्मूला? एक दफ़ा P, एक दफ़ा J, एक दफ़ा H, अब दो दो करके माइनस करते जाएं, P J माइनस कर दें, P इंटरसेक्शन H माइनस कर दें, J इंटरसेक्शन H माइनस कर दें, और तीनों का इंटरसेक्शन लेके इनको ऐड कर दें। तो सब की वैल्यूज़ पुट करते जाएं जो ऊपर हमने यहाँ पर लिखी थी, यहाँ सारों की वैल्यूज़ पुट करें तो 260 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट बी में कहता है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, कोई एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस हैं, तो हम 3 तरह से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऐसे डेवलपर्स जो सिर्फ पाइथन यूज़ करते हैं, तो पाइथन ओनली। तो आप देखें इसमें वही ट्रिक जो मैंने पहले बताया था, ऊपर वाले फार्मूले में ये जो मैंने फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में आपने सिर्फ वो एलिमेंट्स चुन लेने हैं जिनमें P आ रहा है, ठीक है। तो ज़रा देखें, एन ऑफ P माइनस एन ऑफ P इंटरसेक्शन J। अच्छा, माइनस कहाँ पे आएगा, प्लस कहाँ पे आएगा? इसी इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस आएगा, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस आएगा। देखें इधर भी P इंटरसेक्शन H, P आ गया, और इस आखिरी में भी P मौजूद है, तो जहाँ P है आपने सिर्फ वही लिखना है, ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो एन ऑफ P कितना है? 150, एन ऑफ P इंटरसेक्शन J 70 है, एन ऑफ P इंटरसेक्शन H 60 है, और तीनों का इंटरसेक्शन 40 है। चारों को सॉल्व कर लें तो 60 आ जाएगा, यानी 60 वो हैं जो सिर्फ पाइथन यूज़ करते हैं, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसके साथ जावा ओनली के साथ कर लेते हैं। अब ऊपर वाले फार्मूले में जहाँ J आ रहा है आपने सिर्फ वही फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो एन ऑफ J माइनस P इंटरसेक्शन J, और ये सारा कुछ। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें, 50 आ जाएगा। इसके बाद है PHP ओनली, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले फार्मूले में जहाँ जहाँ H आ रहा है आपने सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। तो इन सब की वैल्यूज़ भी पुट कर दें और सॉल्व करें तो 50 आ जाएगा। 50 ऐसे हैं जो सिर्फ PHP यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी हमने सिंगल सिंगल तो सारे लिख लिए ना, लेकिन अब सारों को जमा भी तो करना है ना, यानी कि वो डेवलपर्स टोटल हमने निकालने हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो पाइथन वाले 60 हैं, जावा वाले 50 हैं, PHP वाले भी 50 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 160। तो ये 160 वो हैं जो सिर्फ सिंगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सी पार्ट है, हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो जो पहला पार्ट था ना उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, यूनियन था, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो यू में से हमें यूनियन माइनस करना पड़ेगा। तो एन ऑफ यू है 300, टोटल डेवलपर्स 300 हैं, और कम से कम कोई एक लैंग्वेज यूज़ करने वाले कितने हैं? 260 हैं। तो 260 माइनस कर दें तो 40 आ जाएगा। तो ये 40 वो हैं जो कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP, तो बच्चों ओनली PHP तो अभी हम कर चुके, ये ग्रीन हेडिंग में ये देखें PHP ओनली वाला अभी हम कर चुके। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 से 4 लाइनें हैं, इन्हीं को आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है डी पार्ट में, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो बच्चों ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 से। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।